साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो मंथली करंट अफेयर की मैगजीन आती है, उसमें दिसंबर 2021 के मंथली करंट अफेयर की मैगजीन को देख रहे हैं, जिसके तहत इसका जो सेकंड टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसमें से उसका जो पहला टॉपिक है 1971 के भारत पाक युद्ध के प्रभाव के संबंध में यहाँ पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहले एक बार मैप देख लीजिए कि 1971 से पहले जो पाकिस्तान था वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक इधर आपका पश्चिमी पाकिस्तान था और इधर आपका ये पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में क्या है, बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब चलते हैं, बात करते हैं ये सुर्खियों में क्यों आया। क्योंकि हाल ही में वर्ष 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस अवसर पर इस युद्ध में विजय सुनिश्चित करने वाले बहादुर भारतीय सैनिकों को उनके बलिदान के लिए देश भर में श्रद्धांजलि दी गई। अब बात कर लेते हैं कि ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध के पीछे के उत्तरदायी कारण क्या थे। तो देखिए, पहला, भारतीय उपमहाद्वीप भौगोलिक रूप से अद्वितीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के साथ लंबे समय से साझा निर्जातीय, भाषाई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश बिहार के साथ नेपाल की सीमा, पश्चिम बंगाल असम के साथ बांग्लादेश, मौजूदा पाकिस्तान के साथ सीमाएं साझा करने वाले भारतीय राज्य आदि, इनसे जो है आपस में संबंध रहे हैं। भारत के विभाजन के तहत पाकिस्तान को दो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जैसा कि हम लोगों ने मैप में देखा, ये क्षेत्र थे पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे वर्तमान में हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तीसरा पॉइंट, संसद, न्यायपालिका आदि जैसे संस्थानों पर पश्चिमी पाकिस्तान का प्रभुत्व था, अर्थात वर्तमान पाकिस्तान का प्रभुत्व था। इसके कारण पूर्वी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश है, के लोगों को शीघ्र ही विभिन्न मोर्चों पर अन्याय और दमन का सामना करना पड़ा। जैसे सामाजिक स्तर पर देखिए, बंगाली निर्जातीय पहचान और भाषा को उचित मान्यता नहीं मिली। उर्दू को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, जबकि बंगाली या बंगला बोलने वालों का बहुमत था। 1951 की जनगणना के अनुसार 58% जनसंख्या जो है वो बंगाली बोलती थी या बंगला बोलती थी। इसके लिए आंदोलन भी किए गए। बाद में इसे केवल राज्य भाषा के रूप में ही मान्यता प्रदान की गई थी। इसके संबंध में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि यूनेस्को द्वारा बांग्लादेश के भाषा संबंधी आंदोलन को सम्मानित करने के लिए वर्ष 1999 में जो है 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, जो अगला पॉइंट है आर्थिक स्तर पे, तो सेना और नागरिक प्रशासन के साथ ही अन्य नौकरियों में पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान पाकिस्तान के लोगों का कम प्रतिनिधित्व था। मतलब वर्तमान जो बांग्लादेश है, इसका कम प्रतिनिधित्व था। दोनों क्षेत्रों की, अर्थात जो वर्तमान में पाकिस्तान है और जो वर्तमान में बांग्लादेश है, दोनों क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 400% का अंतर था। तीसरा, राजनीतिक स्तर पर जो अन्याय या संकट था, देश भर में काफी हद तक सैन्य नेताओं वर्ष 1958 से 69 के दौरान आयूब खान और 1969 से 71 के दौरान याह्या खान का नियंत्रण था। पश्चिमी पाकिस्तान, जो कि वर्तमान पाकिस्तान है, निम्नलिखित मामलों में भी असफल रहा। जैसे वर्ष 1966 में पूर्वी पाकिस्तान की अर्थात वर्तमान बांग्लादेश की व्यापक स्वायत्तता मांगों को पूरा करने में यह असफल रहा, और 1970 के चुनाव में आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी को भारी जीत के बाद सत्ता के लोकतांत्रिक हस्तांतरण में रोकने में भी ये असफल रहे। इसके पश्चात पूर्वी पाकिस्तान का जबरदस्त दमन किया जाने लगा। इसमें ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत 79 नागरिकों की हत्या की गई, सामूहिक पलायन और बलात्कार जैसे घिनौने कार्य शामिल थे। परिणाम स्वरूप बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की शुरुआत होती है 1971 में। भारत ने, अब प्रश्न उठता कि भारत ने इस युद्ध में क्यों पार्टिसिपेट किया, तो इसके कई सारे कारण हैं। जैसे मानवता के समक्ष खतरा, तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर दुराचार और अन्याय जैसे घोर अत्याचार किए जा रहे थे। ये अत्याचार दूसरों के लिए भी खतरा थे। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा है कि अन्याय चाहे कहीं पर भी हो, वह हर जगह न्याय के लिए खतरा है। दूसरा, लोगों का सामूहिक पलायन। नवंबर 1971 तक लगभग 1 करोड़ शरणार्थियों ने अत्याचारों के कारण भारत में शरण ली थी। इससे सीमावर्ती राज्यों के लिए एक बड़ी सामाजिक आर्थिक चुनौती उत्पन्न हो गई थी। तीसरा पॉइंट, अत्याचारों पर पश्चिमी देशों की चुप्पी। भारत द्वारा बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र के साथ साथ अमेरिका जैसे अन्य देश भी एक समुदाय के विनाश को रोकने के लिए शांतिपूर्ण समाधान देने में विफल रहे।
चौथा कारण भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आक्रामकता की। तो देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारतीय राज्य क्षेत्र पर हवाई हमले शुरू कर दिए थे। इस हमले ने शांति, न्याय और मानवता को बनाए रखने के लिए भारत को युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर दिया था। अब यदि हम थोड़ा सा पहले जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की जो प्रमुख घटनाएं घटित होती हैं उनको एक बार पॉइंट वाइज देख लें, तो जो पहली घटना के तौर पर लेते हैं, ये जो मार्च अप्रैल 1971 में होती है, तो इसमें क्या होता है, पूर्वी पाकिस्तान अर्थात वर्तमान का बांग्लादेश ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित करते हुए मुक्ति वाहिनी नामक स्वतंत्र सेना का गठन किया। दूसरा घटना क्या होती है, जुलाई 1971 में, ये आपका पाकिस्तान और यूएसए ने भारत के खिलाफ चीन का सहयोग लेते हैं। और फिर तीसरा जो घटना घटित होती है 9 अगस्त को, इसमें क्या होता है, युद्ध होने पर भारत को निश्चित रूप से सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्रदान करने के लिए भारत और सोवियत संघ ने शांति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। चौथा क्या होता है, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर पहला हवाई हमला किया, जिससे तीसरे भारत पाक युद्ध की शुरुआत होती है। फिर पांचवा जो घटनाक्रम होता है 16 दिसंबर को, चूंकि ये पूरा युद्ध जो है 13 दिन में खत्म हो जाता है, तो 16 दिसंबर को पाकिस्तान के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा एक पक्षीय रूप से युद्ध विराम घोषित किया गया। अब इस युद्ध के प्रभावों को यदि समझें, तो भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 का जो 13 दिवसीय युद्ध है, ये भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक ऐतिहासिक भू राजनीतिक घटना है। बांग्लादेश की मुक्ति के अलावा इसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को बदल दिया था। इस युद्ध के प्रभाव क्षेत्र से बाहर भी महसूस किए गए, इस युद्ध क्षेत्र के प्रभाव इस क्षेत्र के बाहर भी महसूस किए गए। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि इस युद्ध के क्या प्रभाव रहे। जैसे भारत के संदर्भ में बात करें तो इसके प्रमुख प्रभाव को देखें तो घरेलू स्तर पर इसने शरणार्थियों की संख्या के भारी संख्या में आगमन से केवल अस्थायी राहत प्रदान की, स्थायी तौर पर नहीं, अस्थायी राहत प्रदान की। आंतरिक आंदोलनों जैसे कि असम आंदोलन का उदय होने लगा था। हालांकि भू राजनीतिक और सामरिक स्तर पर इसने भारत की इस प्रकार मदद की, जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में संचार के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा, विशेष रूप से 10 डिग्री चैनल की भांति बंगाल की खाड़ी में संकीर्ण मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में। दूसरा, एक शांत पड़ोसी के माध्यम से चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर की रक्षा सुनिश्चित करने में। तीसरा, भूमि और समुद्री सीमा विवादों के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान में। उदाहरण के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 2015 में जो भूमि सीमा समझौता होता है, बांग्लादेश जहां नागालैंड और असम के विद्रोही शरण लेते हैं के सहयोग से, बांग्लादेश के सहयोग के माध्यम से पूर्वोत्तर में उग्रवाद पर अंकुश लगाने में मदद मिली। और साथ ही वैश्विक संबंधों जैसे कि बिम्स्टेक, जिसका बांग्लादेश भी सदस्य है, के संदर्भ में भारत को कूटनीतिक और सामरिक लाभ प्राप्त हुआ। साथ ही विशेष अभियानों के संदर्भ में सशस्त्र बलों के बीच समन्वय तथा ज्ञान में सुधार हुआ। पाकिस्तान के संदर्भ में देखें क्या प्रभाव पड़ता है, तो पाकिस्तान की सेना ने शासन में अपनी पकड़ को और मजबूत किया। उसने हार के लिए संसदीय प्रणाली तथा सरकारी कुप्रबंधन को उत्तरदायी ठहराया और उसने कई रणनीतियां अपनाई, जैसे 1972 में परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत की तथा भारत के खिलाफ छद्म युद्ध रणनीति को अपनाया, जैसे कि आतंकवाद को प्रोत्साहित किया। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश के संबंध में। तो इस युद्ध के बाद बांग्लादेश के लोगों को ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के माध्यम से अपनी पहचान की रक्षा करने और अपनी नीयत स्वयं निर्धारित करने में मदद मिली। स्वतंत्रता ने बांग्लादेश को कई मामलों में सहायता की, जैसे विश्व के प्रमुख परिधान निर्यातक के रूप में उभरने में, भारत और अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को बनाने में, विकास और समृद्धि के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर कार्य करने में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका पर क्या इफेक्ट पड़ा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान चीन गठबंधन बनाने में भूमिका निभाई थी। उसने भारत को रोकने तथा बांग्लादेश की मुक्ति को बाधित करने के लिए बंगाल की खाड़ी में 7वें बेड़े अपने यूएसएस इंटरप्राइज की तैनाती की थी, जिसके कई सारे परिणाम हुए, जैसे भारत अमेरिका संबंध उस समय खराब हो गए थे, जो आज भी दोनों देशों के संबंधों में अविश्वास का एक कारण है। दूसरा, मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण के खिलाफ जाने से अमेरिका की छवि को नुकसान पहुंचा। सोवियत संघ की बात करें तो इसने युद्ध को एक स्थिर करने वाले कारक के रूप में मान्यता दी। इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव को कम कर दिया। ऐसा निम्नलिखित कारणों के कारण ऐसा संभव हो सका, जैसे युद्ध की स्थिति में सैन्य और राजनयिक
समर्थन सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ शांति, मैत्री एवं सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए गए। गुटनिरपेक्षता की नीति को सोवियत रूस द्वारा मान्यता दिए जाने के कारण उसकी स्वीकृति में भी वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो भारत पर पाकिस्तान के हमले के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी तथा युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रयास, जिसे 4 दिसंबर 1971 को सोवियत संघ ने वीटो कर दिया था, कई मुद्दे उठाए, जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों और बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा के लिए संस्था में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, वैश्विक संस्थाओं में पश्चिमी राष्ट्रों विशेषकर अमेरिका का प्रभुत्व है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि यह 13 दिवसीय युद्ध किसी राष्ट्र के राजनीतिक ढांचे को बदलने के लिए केवल एक बम वर्षक अभियान नहीं था, बल्कि यह नैतिक और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा के लिए एक युद्ध था। इस प्रकार स्वर्णिम विजय पर्व हमारे सशस्त्र बलों की कुशलता के साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता माने जाने वाले हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व का भी उत्सव है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेल्ट एंड रोड पहल के उभरते विकल्प और भारत के लिए अवसर के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन दी जाती है, उसमें दिसंबर 2021 का जो करंट अफेयर की मैगजीन है, उसमें जो आपका दूसरा सेक्शन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, उसका दूसरा जो टॉपिक है बेल्ट एंड रोड पहल BRI के उभरते विकल्प भारत के लिए अवसर, इस टॉपिक को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये सुर्खियों में क्यों रहा है। तो हाल ही में यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे, ध्यान रखिएगा, यूरोपीय आयोग ने ग्लोबल गेटवे नामक एक पहल लॉन्च की है। यह वैश्विक बुनियादी ढांचे के वित्त पोषण पर यूरोपीय संघ की एक रणनीति है। इसका उद्देश्य वर्ष 2021 से लेकर 2027 के मध्य, तो टाइमलाइन याद रखिएगा, 2021 से 27 के मध्य 300 अरब यूरो का निवेश जुटाना है। अब बात कर लेते हैं चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के बारे में, या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। तो जो BRI है, यह चीन की एक बुनियादी ढांचा विकास परियोजना है। इसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप को जोड़ने हेतु भूमि एवं समुद्री मार्गों का विकास करना है। जैसा कि आपको यहाँ पे मैप में दिखाया गया है, ये आपका इकोनॉमिक बेल्ट है और ये आपका मैरीटाइम रोड ये शो कर रहा है। तो देखिए, इसे जो है वर्ष 2013 में वन बेल्ट वन रोड के रूप में लॉन्च किया गया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। वर्तमान में यह विश्व की सबसे बड़ी तथा महत्वाकांक्षी वैश्विक बुनियादी ढांचा वित्त पोषण और विकास पहल है। अनुमानों के अनुसार इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत 100 से ज्यादा देशों में 2600 से अधिक परियोजनाओं में लगभग $3.7 ट्रिलियन का निवेश किया गया है। इसमें बंदरगाह, रेलवे, ऊर्जा, डिजिटल नेटवर्क आदि शामिल हैं। अब ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसके जो संभावित लाभ हैं उनकी चर्चा करें तो क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देना और सुविधाओं जैसे कि बंदरगाहों तथा हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण करना। दूसरा, नए बाजारों तक पहुंचने हेतु आवाजाही में सुधार करना, नए ऊर्जा संसाधनों का दोहन करना, अर्थव्यवस्था की संपूर्ण दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना आदि। अब बात करते हैं BRI से जुड़ी हुई चिंताओं के बारे में। तो पहली चीज पारदर्शिता की कमी। रणनीति या उद्देश्य को लेकर के BRI में पारदर्शिता का अभाव है, इसे कई अफ्रीकी देशों ने उजागर किया है। ऋण जाल कूटनीति, अत्यधिक कर्ज का बोझ डालने के कारण BRI एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक कुटिल साधन के रूप में उभरा है। इसका उपयोग ऋण चुकाने में विफल किसी राष्ट्र पर अनुचित दबाव डालने और उससे राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ऋण चुकाने में विफल रहने के कारण चीन ने श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए अपने कब्जे में ले लिया, अर्थात लीज पर ले लिया है। तीसरी चीज, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जिसे हम लोग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC के नाम जानते हैं, जैसी परियोजनाओं के माध्यम से BRI जो है ये भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि ये जो गलियारा ये जो गुजर रहा है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर गुजरता है। ऐसा ही दृष्टिकोण BRI की भविष्य की परियोजनाओं का भी मार्गदर्शन कर सकता है। अगला है वैश्विक प्रभुत्व का विस्तार। देखिए, बंदरगाहों और डिजिटल नेटवर्क के दोहरे उपयोग जैसी आशंकाओं की वजह से BRI को चीन के वैश्विक प्रभुत्व हेतु राज्य समर्थित एक अभियान के रूप में देखा जा रहा है। इसके अतिरिक्त अनैतिक व्यापार प्रथाओं का उपयोग BRI समझौतों में से लगभग 89% चीनी निर्माण कंपनियों द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। जो भी निर्माण हो रहा है इनमें चीनी श्रम का ही उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार, लागत मुद्रास्फीति, गुप्त सौदे, छुपाए गए और कम रिपोर्ट किए गए ऋण आदि जैसी समस्याएं भी इस परियोजना से जुड़ी हुई हैं।
इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिम भी है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के पर्याप्त अध्ययन के अभाव और अन्य खतरों के कारण इस परियोजना का पर्यावरण और एवं श्रम संबंधी मानकों के प्रति अनुपालन खराब है। अब बात कर लेते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के उभरते हुए विकल्पों के बारे में। तो देखिए, विकसित देश लंबे समय से बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण कर रहे हैं। उदाहरण के लिए जापान एशियाई विकास बैंक के माध्यम से ऐसा कर रहा है, लेकिन बढ़ती क्षेत्रीय चिंताओं और चीन के बढ़ते प्रभाव ने बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता को प्रकट किया है। जैसे यहाँ पे हम लोग दो ऐसे पहलुओं की बात करेंगे। पहला, G7 द्वारा प्रस्तावित बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W, और दूसरा है यूरोपियन यूनियन के द्वारा प्रस्तावित ग्लोबल गेटवे के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहले हम इसका परिचय देखें तो G7 द्वारा जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, यह क्या है? यह निम्न और मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी ढांचे के विकास हेतु सामूहिक रूप से धन जुटाने के लिए G7 जो सदस्यों का संगठन है उनकी एक पहल है। वहीं ग्लोबल गेटवे क्या है? यह लोगों और देशों को स्मार्ट, सतत एवं निष्पक्ष तरीके से जोड़ने हेतु यूरोपीय की रणनीति है, अर्थात यूरोपियन यूनियन की रणनीति है। अब इनके मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करें तो आपका जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड है, इसके जो सिद्धांत है, मार्गदर्शक सिद्धांत, उसमें क्या है? सुशासन और मजबूत मानक, जलवायु अनुकूलन, मजबूत रणनीतिक सहभागिता, विकास संबंधी वित्त हेतु निजी पूंजी जुटाना, लोक वित्त के बहुपक्षीय प्रभाव को बढ़ाना और मूल्यों द्वारा संचालित। वहीं जो ग्लोबल गेटवे है, इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों की बात करें तो इसमें भी सुशासन और पारदर्शिता है, ठीक है, समान सहभागिता, सुरक्षा का मुख्य ध्यान, लोकतांत्रिक और उच्च मानक, लोकतांत्रिक मूल्य और उच्च मानक, निजी क्षेत्र से निवेश आकर्षित करना और हरित और स्वच्छ, ये इसके सिद्धांत हैं। अब अगली प्रॉपर्टीज में देखते हैं। तो वित्त पोषण की बात करें तो जो आपका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड वाला है, इसका वित्त पोषण कैसे होगा? विकास के लिए वित्त पोषण पर अदिश अबाबा कार्रवाई एजेंडा के अनुरूप द्विपक्षीय, बहुपक्षीय और निजी क्षेत्रों से पूंजी इसमें जुटाया जाएगा। वहीं जो आपका ग्लोबल गेटवे है, इसमें पूंजी कहां से आएगी? तो यूरोपीय संघ, उसके सदस्य देशों, वित्तीय तथा विकास संस्थानों जैसे यूरोपीय निवेश बैंक, पुनर्निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक तथा निजी निधियों द्वारा वित्त पोषण, इनके द्वारा वित्त पोषण किया जाएगा। वहीं यदि हम बात करें बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के फोकस के प्रमुख क्षेत्रों की, तो इसके फोकस के 4 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? जलवायु, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी तथा लैंगिक समता और समानता। वहीं पर जो ग्लोबल गेटवे है, इसके फोकस के 5 क्षेत्र हैं। कौन से? डिजिटल क्षेत्र, जलवायु और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य और शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र। आगे देखते हैं। देखिए, COP26 में यूनाइटेड किंगडम ने एक स्वच्छ हरित पहल अर्थात क्लीन ग्रीन इनिशिएटिव भी आरंभ की थी। इसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों के दौरान विकासशील देशों में, ध्यान रखिएगा, विकसित नहीं, विकासशील देशों में हरित विकास के लिए 3 बिलियन पाउंड से अधिक जलवायु वित्त पोषण करना है। वैश्विक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भारत के लिए यदि अवसरों की बात करें तो क्या है? G20 की एक पहल है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर आउटलुक के अनुसार वर्ष 2040 तक वैश्विक बुनियादी ढांचे की जरूरतों तथा वास्तविक निवेश के मध्य अनुमानित $15 ट्रिलियन का अंतर है। मतलब जितनी जरूरत है और जितना वास्तविक निवेश हो रहा है उसमें इतना डिफरेंस है। अन्य निवेशों की तुलना में वैश्विक बुनियादी ढांचे को हमेशा से ज्यादा अवसर मिलते रहे हैं। उदाहरण के लिए भारत और जापान ने वर्ष 2017 में एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर की शुरुआत की थी, लेकिन भू राजनीतिक और सामरिक हितों के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का लाभ उठाने हेतु चीनी प्रयास बढ़ते जा रहे हैं। इसने वैश्विक बुनियादी ढांचे में भारत के लिए अधिक अवसर पैदा किए हैं। जैसे यूरोपीय संघ के साथ साझेदारी के माध्यम से हाल ही में यूरोपीय संघ ने भारत के साथ एक व्यापक कनेक्टिविटी साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल ऊर्जा परिवहन और लोगों के संपर्क के लिए अफ्रीका, मध्य एशिया तथा हिंद प्रशांत में लचीली एवं धारणी संपर्क परियोजनाओं का समर्थन करना है। वहीं दूसरा बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड के साथ साझेदारी भी भारत की है। भारत के अपने सिद्धांतों और इसे दी जाने वाली वरीयता के कारण भारत के B3W अर्थात बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल के साथ जुड़ने की संभावना है। तो इसका फायदा क्या होगा? इसका चीन के प्रभुत्व वाले एशिया में संतुलन लाने वाली पहल के रूप में उदय हो रहा है। यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के सम्मान से संबंधित साझा मूल्यों वाली पहल है तथा यह अधिक व्यवहारिक, समावेशी, पारदर्शी और नियम आधारित संपर्क प्रणाली की स्थापना करेगी।
साथ ही इसका लक्ष्य कोविड-19 के पश्चात तेजी से रिकवरी में अन्य देशों की मदद करना है। साथ ही सामाजिक आर्थिक महत्व की परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय संलग्नता की बात करें तो चीन पर अविश्वास और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऋणों से संबंधित कमियों के कारण एक प्रकार की रिक्तता उत्पन्न हुई है। भारत विशेष रूप से अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में विकास परियोजनाओं के माध्यम से इस रिक्तता को भर सकता है। इन देशों में चीन और भारत दोनों पारंपरिक रूप से प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अवसर हैं, अवसरों को साकार करने के समक्ष आने वाली जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं की बात करें तो विभिन्न हितधारकों के कारण नीतिगत तालमेल संबंधी समस्या, पूंजी के अभाव से निर्भरता का सृजन और व्यापार में बढ़ते अवरोध के कारण परियोजनाओं से होने वाले लाभ, उनकी व्यवहारिकता से जुड़े मुद्दे और लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा, ये कुछ जो है बाधाएं हैं। अब बात कर लेते हैं आगे की राह की। आगे क्या किया जा सकता है? तो पहला, नीतिगत समन्वय में सुधार करने की जरूरत है। यह कैसे संभव होगा? तो यह नौकरशाही प्रणाली को व्यवस्थित करके, प्रक्रियाओं की मंजूरी के लिए अनेक केंद्रों के बजाय एक केंद्र की व्यवस्था करके, उच्च प्रभाव वाली ढांचागत विकास परियोजनाओं की योजना बनाकर उनका समर्थन करके। दूसरा, परियोजनाओं की व्यवहार्यता बढ़ाना। इसमें क्या करेंगे? सीमा पार निवेश की सुविधा और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण को मजबूत करके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इससे वैश्विक तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर कोविड-19 के हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकेगा। और वहीं अगला है पूंजी की कमी को दूर करना। यह कैसे होगा? निजी क्षेत्र के वित्त पोषण मॉडल का उपयोग करना चाहिए। इससे समान विचारधारा वाले देशों के बीच द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय एकीकरण को मजबूत किया जा सकेगा। और वहीं लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य होना चाहिए। कैसे? परियोजनाओं के माध्यम से प्रदर्शन में सुधार के साथ लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। इससे लोगों का विश्वास प्राप्त किया जा सकेगा तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ाया जा सकेगा। इन बाहरी पहलों के साथ साथ भारत को घरेलू क्षमताओं के निर्माण पर भी कार्य करना चाहिए। भारत को बुनियादी ढांचे के निर्माण, आवाजाही तथा अन्य समाधानों जैसे अन्य सेवाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इस हेतु उसे लंबी अवधि को ध्यान में रखकर भी कार्य करने की आवश्यकता है। तो यहां पर इस वीडियो में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में G20 के संबंध में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन IAS कोचिंग संस्था की जो दिसंबर 2021 की मंथली मैगजीन है उसको यहाँ पर देख रहे हैं और उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाले पोर्शन के जो तीसरा टॉपिक है G20, उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए चर्चा में क्यों था यह? तो हाल ही में भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। साथ ही भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 अध्यक्ष पद संभालने की प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है। अब इससे संबंधित फैक्टरों को देखें तो ट्रोइका क्या है? ट्रोइका G20 के भीतर एक शीर्ष समूह को संदर्भित करता है। इसमें मौजूदा, पूर्ववर्ती एवं भावी अध्यक्षताएं शामिल होती हैं। ट्रोइका में भारत, इंडोनेशिया और इटली शामिल है। देखिए 2021 में अध्यक्षता इटली के पास थी, फिर 22 में इंडोनेशिया के पास और 23 में जो है आपकी भारत के पास रहनी है। तो भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 लीडर्स समिट का आयोजन भी करेगा। ट्रोइका सदस्य के रूप में भारत G20 के एजेंडे को सुसंगत बनाने और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इंडोनेशिया तथा इटली के साथ मिलकर कार्य करेगा। G20 के बारे में बात करें तो G20 यह विश्व की प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने वाला एक रणनीतिक बहुपक्षीय मंच है। G20 का गठन 1990 के दशक में मुख्यतः 2 घटनाओं का परिणाम था, जैसे कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न वित्तीय संकट और इस तथ्य को स्वीकार करना कि इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से कई देशों को वैश्विक आर्थिक विमर्शों एवं अभिशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। देखिए इसकी जो शुरुआत है ये वर्ष 1999 में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के रूप में हुई थी तथा G20 को वर्ष 2008 में शिखर सम्मेलन के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक संकट को दूर करना था। यह भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास और समृद्धि सुनिश्चित करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा। अब यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि G20 में शामिल कौन है। तो हमने G7, G8 का नाम सुना है। G7 में आपके जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इटली, फ्रांस, जर्मनी और कनाडा है। ये 7 देश हैं। G8 में इसमें रशिया भी था जिसे 2014 से इसे हटा दिया गया जब से इसने क्रीमिया पर कब्जा किया था।
अब ये 8 देश तो है ही हैं G20 में, ये आपके 8 देश हैं। इसके अतिरिक्त 12 अन्य देश हैं। कौन से? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब। इसके अतिरिक्त साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ये पूरे 20 देश हैं। आगे चलते हैं। G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। इसके एजेंडे तथा कार्यों का समन्वय G20 नेताओं के निजी प्रतिनिधियों, जिन्हें शेरपा के रूप में जाना जाता है, द्वारा वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के साथ किया जाता है। G20 के उद्देश्यों की बात करें तो इसके उद्देश्य में शामिल है वैश्विक आर्थिक स्थिरता और सतत विकास प्राप्त करने के लिए सदस्यों के मध्य नीतिगत समन्वय स्थापित करना तथा ऐसे वित्तीय विनियमों को बढ़ावा देना जो जोखिमों को कम करने और भविष्य के वित्तीय संकटों को रोकते हैं तथा एक नया अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना। भारत G20 प्रक्रिया का संस्थापक सदस्य रहा तथा इसने नए विचारों को प्रस्तावित करने तथा समाधान खोजने में सक्रिय भूमिका निभाई है। अब यदि बात करें कि G20 के सदस्य जो हैं किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये जो सदस्य हैं आपके, ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 90% का, अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक व्यापार का लगभग 80%, विश्व की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा G20 सदस्य देशों में निवास करता है और वहीं जीवाश्म ईंधन जनित कुल उत्सर्जन की लगभग 84% जो है इसका प्रतिनिधित्व या इसकी खपत जो है इन G20 देशों के द्वारा की जाती है। अब G20 की महत्ता की बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखिए, पहला, वैश्विक आर्थिक समृद्धि के संबंध में G20 अपने आकार और रणनीतिक महत्व के कारण भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास के लिए मार्ग निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दूसरा, वैश्विक संकटों को संबोधित करना है। पिछले शिखर सम्मेलनों ने वर्ष 2008 के वित्तीय संकट, ईरानी परमाणु कार्यक्रम, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों को संबोधित किया है। G20 सदस्य देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में $5 ट्रिलियन से अधिक निवेश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। साथ ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के नेतृत्व वाले कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष में योगदान करने का भी वादा किया है। कर सुधार के संदर्भ में वर्ष 2008 में शिखर सम्मेलन की शुरुआत के बाद से अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली G20 विचार विमर्श का एक नियमित मुद्दा रहा है। यह कम आय वाले विकासशील देशों की अंतर्राष्ट्रीय कर प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु चल रहे व्यापक कर सुधारों से लाभान्वित होने में मदद कर सकता है। यह सूचनाओं के आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, अर्थात आपका ये जो है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, अर्थात इसका शॉर्ट फॉर्म होता है OECD, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तथा आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, शॉर्ट में BEPS कहते हैं। तो देखिए, ये आपका आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण परियोजनाओं के माध्यम से बड़ी कंपनियों द्वारा कर से बचने की समस्या को भी संबोधित करके देशों को लाभ पहुंचाया जा सकता है या लाभ पहुंचा सकता है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 के G20 रोम शिखर सम्मेलन में नेताओं ने लगभग 140 देशों के मध्य एक समझौते का समर्थन किया। इस समझौते का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय निगम कर प्रणाली में व्यापक बदलाव करना था। इस समझौते में बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर 15% न्यूनतम निगम कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही कुछ कर जो है वो राजस्व को पुनर्वितरित करने के लिए नए नियम भी शामिल किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि यह समझौता G20 तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नेतृत्व में 1 वर्ष तक चली एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने के संदर्भ में भी इसकी महत्ता है। कैसे? कई विशेषज्ञ विदेशी नीति निर्धारण में वैश्विक नेताओं के मध्य व्यक्तिगत संबंधों के पर्याप्त प्रभावों पर बल देते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में इतनी संख्या में वैश्विक नेताओं के एक मंच पर आने से ऐसे संबंधों के विकास और द्विपक्षीय संबंधों को व्यवस्थित करने के दुर्लभ अवसर मिलते हैं। शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय बैठकों के परिणामस्वरूप कभी कभी बड़े अंतर्राष्ट्रीय समझौते भी होते रहे हैं। अगला पॉइंट है मानव संसाधन विकास और रोजगार के संबंध में क्या महत्ता है। तो वर्ष 2014 में G20 ने वर्ष 2025 तक कार्यबल भागीदारी में लैंगिक अंतराल को 25% तक कम करने की प्रतिबद्धता प्रकट की थी। इस पहल के समर्थन में G20 ने राष्ट्रीय रोजगार योजनाएं भी विकसित की थीं। ये योजनाएं समावेशन के अवसर प्रदान करती हैं। वर्ष 2015 में G20 ने ऐसे युवाओं की हिस्सेदारी को वर्ष 2025 तक 15% तक कम करने पर भी सहमत जताई थी, जिन पर श्रम बाजार में स्थायी रूप से पीछे छूट जाने का सबसे अधिक खतरा है।
वहीं इस संबंध में लक्षित समूह के रूप में उन युवाओं की पहचान की गई जिनके कौशल निम्न स्तरीय हैं तथा जो अनौपचारिक रूप से रोजगार में हैं। इनके साथ ही इस लक्षित समूह में वे युवा भी आते हैं जो ना तो रोजगार में हैं और ना ही शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। तो ये नाइदर इन एम्प्लॉयमेंट नॉर इन एजुकेशन आर ट्रेनिंग। आगे चलते हैं। अब G20 के साथ जो समस्याएं हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, या जो चुनौतियां हैं। तो पहली चुनौतियां जो समस्या है वो प्रभावी शक्ति के अभाव की। ऐसा तर्क दिया जाता रहा है कि G20 कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्था नहीं है, इसे और अधिक अधिकार दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही के संबंध में G20 समूह के पास एक औपचारिक चार्टर का अभाव है। इसके अलावा G20 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण बैठकें गोपनीय तरीके से आयोजित की जाती हैं। और वहीं तीसरा जो चुनौती है संरक्षणवाद की। समूह के कुछ नीतिगत निर्देश विशेषकर उदार समूहों के बीच अलोकप्रिय रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलनों के दौरान होने वाले विरोध प्रदर्शनों में ऐसा आरोप लगाया जाता रहा है कि यह समूह बड़ी कंपनियों को मजबूत करने वाले व्यापार समझौतों को प्रोत्साहित करता है। अब प्रभावी उपाय के बारे में, तो जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में इसकी भूमिका तथा सामाजिक असमानता और लोकतंत्र के समझ वैश्विक खतरे से निपटने में विफलता के लिए इसकी आलोचना की जाती है। वहीं कम प्रतिनिधित्व के संबंध में, तो आलोचकों का तर्क है कि यह समूह अत्यंत सीमित है। ऐसा लगता है कि मेहमानों जैसे कि अफ्रीकी देशों को जोड़ने की इसकी परंपरा महज सांकेतिक है, ताकि यह दिखाया जा सके कि G20 विश्व की आर्थिक विविधता को दर्शाता है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि अब विश्व वास्तव में आपस में बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और एकीकृत है, इसलिए सभी वैश्विक समस्याओं को हल करने के लिए सभी देशों को मिलकर कार्य करना होगा। G20 को सभी देशों को विशेष रूप से उभरते बाजारों जैसे इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील और मैक्सिको को एक साथ लाने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। ठीक है, ये देश प्रमुख वैश्विक समस्याओं पर समन्वित कार्यों का समर्थन करने और वैश्विक लोकहित को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक शासन तंत्र में नए अभिकर्ता हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो संक्षिप्त सुर्खियां उनको देखेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यहाँ पर हम लोग विजन IAS के दिसंबर 2021 के मंथली मैगजीन को देख रहे हैं और इसमें से हम लोग जो इसका सेकंड पोर्शन है जो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है, उसमें संक्षिप्त सुर्खियां जो हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन के विवाद निवारण समिति ने भारत द्वारा प्रदान की जाने वाली चीनी निर्यात सब्सिडी के विरुद्ध निर्णय दिया है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने, इन 3 देशों ने शिकायत की थी कि भारत द्वारा गन्ना उत्पादकों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता विश्व व्यापार संगठन द्वारा नियत की गई सीमा से अधिक है। इसके बाद समिति ने अपने निष्कर्ष में यह पाया कि भारत कृषि पर समझौते अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, जिसे शॉर्ट में AOA कहते हैं, के तहत अपने दायित्वों को पूरा पालन नहीं कर रहा है। यह ध्यातव्य है कि विश्व व्यापार संगठन के AOA अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत घरेलू समर्थन, निर्यात सब्सिडी और बाजार पहुंच के मामले में घरेलू समर्थन एवं सरकारी संरक्षण को कम करने के लिए बाध्यकारी प्रावधान किए गए हैं। गन्ना उत्पादकों को घरेलू समर्थन, उचित और लाभकारी मूल्य अर्थात फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस FRP, राज्य परामर्शी मूल्य, स्टेट एडवाइस प्राइस SAP, राज्य स्तरीय प्रोत्साहन आदि जैसे उपायों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। जो घरेलू समर्थन है इन विधियों से प्रदान किया जाता है। जो आपका FRP है, इसके माध्यम से FRP अर्थात उचित और लाभकारी मूल्य के माध्यम से गन्ना उत्पादकों को अनिवार्य न्यूनतम मूल्य का भुगतान किया जाता है तथा राज्य परामर्शी मूल्य के तहत राज्य सरकारें गन्ना उत्पादकों को विशिष्ट व अनिवार्य न्यूनतम मूल्य का भुगतान करती हैं। गन्ना उत्पादकों के लिए भारत की निर्यात सब्सिडी में उत्पादन सहायता योजना, बफर स्टॉक योजना और विपणन एवं परिवहन योजना शामिल है। भारत ने WTO के समक्ष यह प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि समर्थन बड़े पैमाने पर लघु और सीमांत किसानों को दिया गया था एवं यह WTO में उसकी प्रतिबद्धताओं के अनुरूप था। यहाँ हम बात कर लेते हैं AOA अर्थात एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, या जिसे कहते हैं कृषि पर समझौते के बारे में। तो इसके अनुसार घरेलू समर्थन न्यूनतम स्तर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये न्यूनतम स्तर क्या होता है? न्यूनतम स्तर विकसित देशों के लिए उत्पादन के मूल्य के 5% तक और भारत जैसे विकासशील देशों के लिए 10% तक है। इसके अलावा एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर और एग्रीमेंट ऑन सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स के तहत WTO के सदस्यों के लिए कई कृषि उत्पादों पर निर्यात सब्सिडी को प्रतिबंधित किया गया है।
आगे चलते हैं, बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको याद जरूर रखिएगा। देखिए, यह दर्जा प्रदान करने से जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है और संयुक्त राष्ट्र के मध्य एक सुस्पष्ट परिभाषित सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी। इससे वैश्विक ऊर्जा की समृद्धि एवं विकास को लाभ प्राप्त होगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, में स्थायी कार्यालय स्थापित करने का विकल्प भी प्रदान करेगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक के दर्जे के बारे में यदि बात करें तो पहली बार स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा वर्ष 1946 में स्विस सरकार को प्रदान किया गया था, स्विट्जरलैंड की सरकार को प्रदान किया गया था। इसके पश्चात यूएनजीए अर्थात संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। इसके अन्य पर्यवेक्षकों में शामिल हैं गैर सदस्य राज्य जैसे कि होलिशी, अंतर सरकारी और अन्य संगठन। उदाहरण के लिए संकल्प 76/123 द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन तथा विशिष्ट एजेंसियों जैसे कि कृषि एवं खाद्य संगठन इत्यादि, ये भी इन्हें भी क्या दिया गया है, पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। देखिए, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। तो यह एक अंतर सरकारी संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका सचिवालय कहाँ है? भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। इसे भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 का जो COP21 था, इसमें लॉन्च किया गया था। यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच व ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना और ऊर्जा संक्रमण को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 101 हस्ताक्षरकर्ता हैं। अंतिम हस्ताक्षरकर्ता कौन रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका रहा है। यह भी फैक्ट याद रखिएगा। इसमें 80 हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि की है, अर्थात इसे रेटिफाई कर दिया है। अब यहां थोड़ा सा बात करते हैं भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की प्रासंगिकता के बारे में। तो पहला, नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभिनव समाधानों को बढ़ावा देने के संदर्भ में, जैसे सोलर कंपास। यह क्या है? यह सौर ऊर्जा के उपयोग के संबंध में समझ और अनुसंधान को बढ़ाने के लिए। दूसरा, इसका उदाहरण है एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। यह परस्पर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की एक वैश्विक प्रणाली बनाने के लिए है। वहीं दूसरी बात क्या है? यह समानता अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है, यह समानता के भारतीय लोकाचार पर आधारित हरित ऊर्जा कूटनीति के एक नए युग की शुरुआत करता है। उदाहरण के लिए अल्प विकासशील देशों और लघु द्वीपीय विकासशील राज्यों हेतु COP26 पर ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपुल्स एंड प्लेनेट का शुभारंभ। अब आगे बात करते हैं हिंद महासागर वार्ता इंडियन ओशियन डायलॉग IOD के बारे में। तो हिंद महासागर वार्ता के 8वें संस्करण की मेजबानी करते हुए भारत ने इस क्षेत्र के महत्व और इसे सुरक्षित एवं संरक्षित रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया। तो ध्यान रखिएगा, इसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने। यह जो हिंद महासागर वार्ता है, यह इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का एक ट्रैक 1.5 फोरम है, जहां अनौपचारिक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले सरकारी अधिकारी और गैर आधिकारिक अभिकर्ता एक साथ कार्य करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र अर्थात इंडियन ओशन रीजन IOR का महत्व क्या है? तो विश्व के आधे कंटेनर जलयान और विश्व के 2/3 तेल शिपमेंट इसी महासागर के समुद्री मार्गों से गुजरते हैं। यहाँ विश्व के कुछ सबसे महत्वपूर्ण चोक पॉइंट हैं होर्मुज, मलक्का और बाब अल मंदेब जल संधियां। इसे आप मैप में एक बार जरूर देखिएगा। ये चोक पॉइंट वैश्विक व्यापार और ऊर्जा के प्रवाह के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें वैश्विक आबादी का लगभग 1/3, वैश्विक भूभाग का 25% तथा वैश्विक तेल और गैस भंडार का लगभग 40% शामिल है। अब बात करते हैं इस इंडियन ओशियन रीजन IOR से संबंधित भारत की पहलों के बारे में, इनिशिएटिव के बारे में। अपने अधिकांश छोटे पड़ोसियों जैसे मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका आदि के लिए प्राथमिक सुरक्षा प्रदाता के रूप में। विजन सागर, यह क्या है? क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास के संदर्भ में है। इसका उद्देश्य भारत के भू राजनीतिक, रणनीतिक और आर्थिक हितों को आगे बढ़ाना एवं बढ़ावा देना है। देखिए, समुद्री सुरक्षा, समुद्री पारिस्थितिकी आपदा जोखिम में कमी आदि पर ध्यान देने के लिए हिंद महासागर पहल इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव IPO। इसके अतिरिक्त अन्य पहलों में क्या शामिल है? हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, समुद्री सहयोग में वृद्धि, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर इत्यादि। अब बात करते हैं विदेश मंत्रियों के मध्य तीसरा, देखिए ध्यान रखिएगा, तीसरा भारत मध्य एशिया संवाद दिल्ली में आयोजित किया गया। थर्ड, इंडिया सेंट्रल
एशिया डायलॉग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड इन दिल्ली। इस संवाद का आयोजन भारत और 5 मध्य एशियाई देशों, कौन से 5 मध्य एशियाई देशों, कौन कौन से, कजाकिस्तान, यहां मैप में भी आप देखते रहिए, देखिए कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान नीचे देखेंगे, तजाकिस्तान है, और ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, और ये आपका उज्बेकिस्तान है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका जो व्हाइट दिख रहा है ये अरल सी है, जो कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य में है। तो इनके मध्य, इन 5 मतलब भारत और इन 5 मध्य एशियाई देशों के मध्य में इसका आयोजन किया गया। संयुक्त वक्तव्य के जो प्रमुख बिंदु रहे उनकी बात करें तो अफगानिस्तान का मुद्दा, तो यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2593 2021 का जो ये रेजोल्यूशन है को यथावत रखने पर सहमति प्रकट की गई है। इस रेजोल्यूशन में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख है कि अफगान क्षेत्र का उपयोग आतंकवादी गतिविधियों को आश्रय, प्रशिक्षण, योजना निर्माण या वित्त पोषण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भारत ने 4C दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। इसके तहत वाणिज्यिक, पहला C वाणिज्यिक अर्थात कॉमर्स, दूसरा क्षमता वृद्धि कैपेसिटी इन्हेंसमेंट, तीसरा कनेक्टिविटी तथा आपसी संपर्क पर, कनेक्टिविटी और आपसी संपर्क मतलब कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान केंद्रित करते हुए दोनों पक्षों के बीच सहयोग को और अधिक विस्तारित करने पर चर्चा हुई है। आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र के व्यापक सम्मेलन, इसे इंग्लिश में कह सकते हैं यूएन कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म के शीघ्र अंगीकरण का आह्वान किया गया है। कनेक्टिविटी की बात करें तो देखिए, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए ईरान में चाबहार बंदरगाह के पूर्ण उपयोग पर निर्णय लिया गया है। ये जो 5 मध्य एशियाई देश हैं ये इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के भी सदस्य हैं, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उन्होंने दिल्ली संवाद में, अर्थात ये जो 5 मध्य एशियाई देश हैं इन्होंने दिल्ली संवाद में भाग लेने के लिए अफगानिस्तान की स्थिति पर पाकिस्तान द्वारा आयोजित बैठक में भाग लेने से मना कर दिया था। भारत के लिए मध्य एशिया क्षेत्र का महत्व क्या है, तो पहला भू रणनीतिक महत्व, अर्थात एशिया के विभिन्न क्षेत्रों और यूरोप एवं एशिया के बीच सेतु के रूप में यह कार्य करता है। क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इस क्षेत्र में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, स्वर्ण, यूरेनियम आदि जैसे खनिज संसाधन प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जिनका अभी दोहन किया जाना शेष है। साथ ही मध्य एशिया क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियां भी हैं, जैसे चीन पाकिस्तान का गठजोड़, प्रत्यक्ष संपर्क का अभाव है, भारत का कम द्विपक्षीय व्यापार इत्यादि। इनके साथ हमारा जो द्विपक्षीय व्यापार है वो काफी कम है। आगे बात कर लेते हैं भारत श्रीलंका मत्स्य विवाद के बारे में। तो हाल ही में श्रीलंकाई अधिकारियों ने 68 भारतीय मछुआरों को हिरासत में ले लिया तथा उनके 10 नौकाओं को भी जब्त कर लिया। उनके अनुसार ये मछुआरे श्रीलंका के जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे। भारत ने श्रीलंका सरकार के समक्ष भारतीय मछुआरों को शीघ्र रिहा करने और उनके नौकाओं को छोड़ने का मुद्दा उठाया है। देखिए, भारत श्रीलंका मत्स्य विवाद के लिए उत्तरदायी कारणों की यदि बात करें तो परिभाषित समुद्री सीमा का अभाव है। हालांकि भारत और श्रीलंका ने वर्ष 1974-76 के मध्य 4 समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, किंतु दोनों देशों के मध्य कोई सुपरिभाषित समुद्री सीमा नहीं है। दोनों देशों के मध्य हुए वर्ष 1974 के समझौते के बाद भारत ने संसाधन संपन्न कच्चा तीबू द्वीप, ये जो आपको दिख रहा है, को श्रीलंका को सौंप दिया था। तमिल मछुआरों को इस द्वीप पर सदियों से मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। दूसरा, कठोर निगरानी। वर्ष 2009 के बाद से श्रीलंकाई नौसेना ने तमिल विद्रोहियों की संभावित वापसी को रोकने के लिए अपनी उत्तरी सीमा, समुद्री सीमा की निगरानी कठोर कर दी है। वहीं यह तमिलनाडु तट के समीप समुद्री संसाधनों की कमी क्यों हो रही, निरंतर बॉटम ट्रॉलिंग के कारण का ही यह परिणाम है कि भारतीय मछुआरे अपेक्षाकृत संसाधन समृद्ध श्रीलंकाई जल क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। श्रीलंका ने वर्ष 2017 में अपने जल क्षेत्र में बॉटम ट्रोलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। आगे चलते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, हाल ही में मिस्र ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की सदस्यता ग्रहण की। ध्यान रखिएगा, सबसे नया सदस्य कौन सा है, मिस्र है। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद मिस्र जो है चौथा नया सदस्य देश बना। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद चौथा मिस्र बना। इससे इस बैंक की वैश्विक पहुंच और विस्तारित हो गई है। देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना वर्ष 2015 में ब्रिक्स राष्ट्रों की थी। मतलब अभी तक इसमें ब्रिक्स राष्ट्रीय सदस्य के रूप में थे, अब इसमें 4 और जुड़ गए हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, संघाई में स्थित है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं तथा विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे एवं विकास परियोजनाओं के लिए संसाधनों को जुटाना है। इससे वैश्विक समृद्धि और विकास के लिए बहुपक्षीय एवं क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के मौजूदा प्रयासों को पूरक बनाया जा सकेगा।
ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो तालिबान के अधिग्रहण के बाद से अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति नामक बचाव अभियान चलाया गया है, जैसे कि यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।